हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईएलसी। और हमने अपने पहले के वीडियो में पढ़ा था हिंदी साहित्य काल विभाजन के अंतर्गत वीरगाथा काल को हम पढ़ चुके हैं, भक्ति काल को भी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के बारे में। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय रहा है संवत 1700 से 1900 तक। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का जो काल रहा है, जो समय रहा है, वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के काल को ही हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा जा सकता है। अब रीति का अर्थ क्या है? रीति का अर्थ होता है पद्धति, तरीका, यानी कि जिसमें रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए, इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल की संज्ञाएं भी दी गई हैं, लेकिन रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक सार्थक और प्रचलित नाम है। मतलब जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और जो इस समय के जो शासक थे वो काफी ज्यादा साहित्य प्रेमी थे, काव्य प्रेमी थे और मनोरंजन के लिए क्या करते थे, कवियों को आश्रय देने लगे थे। तो जो कवियों का जो मुख्य उद्देश्य हो गया था उस समय, वो हो गया था आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना, क्योंकि उसके बदले उन्हें राज दरबार में या महल रहने की जगह मिलती थी और राजा महाराजाओं के द्वारा उनको चांदी के सिक्के या धन प्राप्त हो जाता था। और इस काल में जो क्या था, जो कवियों में कवि, जो इस काल के जो कवि थे, तो उन कवियों में स्वतंत्र, सुखी और परहित का अभाव रहा है। यानी कि जो रीतिकाल में क्या रहा है कि जैसे कि राम और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में कवियों ने क्या किया, श्रृंगार वर्णन किया है, ऋतु वर्णन किया है, नक्शे वर्णन किया है। तो क्या था, वो इन्हीं चीजों पर, इन्हीं कविताओं को लिखने की होड़ में वो लगे रहते थे। अब चूंकि जो रीतिकाल का अर्थ शैली, ठीक है, तो इन कवियों ने क्या किया, इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया और इसीलिए इस काल को रीतिकाल कहा जा सकता है। इस काल में हम अलंकार, रस, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, छंद आदि जो काव्य थे उसकी जो प्रचुर मात्रा में जो रचना की गई थी। रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल के को दो भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को दो धाराओं में बांटा गया है। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरा है रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है? तो जिन कवियों ने उपयुक्त लक्षण या लक्ष्य वाली पद्धति अपनाई, वे रीति परंपरा से बंध गए और इसी के कारण वो रीतिबद्ध कहलाए। और जिन्होंने इस परंपरा का या इस पद्धति का तिरस्कार किया और तिरस्कार करके काव्य की रचना जो काव्य की रचना के लिए सहज या स्वाभाविक पद्धति अपनाई, वो क्या हो गए, वे इस रीति पद्धति से अलग हो गए वो, और वो रीति मुक्त कहलाए। अब रीति काल में कवियों में भी दो भेद किए गए, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध कवि वो होते थे जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथ वाली पद्धति दोनों लिखे, यानी कि लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही पद्धतियों में उन्होंने काव्य लिखे। लेकिन जिन्होंने विभिन्न काव्यांगों के लक्षण तो नहीं लिखे, पर अपनी काव्य रचना के समय इन लक्षणों को ध्यान में अवश्य रखा, तो वो होगी रीतिबद्ध। और रीति सिद्ध कौन हुए? इस धारा में जो कवि थे, तो इस धारा के कवियों ने रीति शैली को पृष्ठभूमि में रखा, यानी कि इस काले कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और ना ही अलग से नायिका भेद का वर्णन किया। तो ये रीति सिद्ध कवि हो गए। इसमें से बिहारी जो लाल जी जो है वो इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिमुक्त धारा क्या है कि इन कवियों ने रीति को महत्व ना देकर पृथक प्रकृति को संचालित किया और एक तरीके से वो रीतिमुक्त धारा के कवि कहलाए, जिसमें रसखान थे, घनानंद थे, शेख थे, आलम, बोधा, ये प्रमुख कवि थे।
अब हम बात करते हैं रीतिकाल की मुख्य विशेषताओं की। पहला है लौकिक श्रृंगारिकता। देखो, इस काल के जो कवि थे तो उनका जो मुख्य काव्य रस था वो श्रृंगार रस था, और अपनी रचनाओं, इस काल में उन्होंने अपनी रचनाओं में नायिकाओं के नक्श वर्णन का बहुत ही सुंदर रचनाएं की हैं, और इसीलिए इस काल को कहा गया है कि ये श्रृंगार रस का काल भी इसे कहा गया है। और जब कवियों ने जब नायिकाओं का जब नक्श वर्णन किया तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो नारी क्या थी वो केवल एक भोग्या के रूप में देखी गई। उस समय वो ना किसी की पुत्री के रूप में थी, वो ना किसी की माता के रूप में थी, बस उसका एक जो उसका एक जो सौंदर्य था उसका वर्णन ही किया गया था। नेक्स्ट है नायिका भेद। और नायिका भेद में कवियों ने बहुत ही नायिका भेद का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। नेक्स्ट है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इन काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का काम भी करना पड़ता था। तो हुआ ये क्या था कि जो कवि थे वो काव्य तो लिखते ही थे लेकिन लक्षण भी लिखते थे, उसके लक्षण ग्रंथ भी लिखते थे। तो हुआ ये कि ये दोनों ही कार्य करने लगे, और दोनों कार्यों को करने से क्या हुआ कि एक भी कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो सका। तो लेकिन हालांकि फिर भी कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें भूषण हैं, देव हैं आदि जो मुख्य कवि हैं। नेक्स्ट है अलंकारिकता। क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो अलंकार प्रिय थे, और उन्होंने अपने काव्यों में बहुत ही सुंदर तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया, और अपनी कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से अलंकारों से सुसज्जित किया या सजाया। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या थी? जो ब्रज भाषा थी वो इस काल की साहित्यिक भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रज भाषा होती है वो बोलने में भी और सुनने में भी बहुत ज़्यादा मधुर होती है, बहुत कोमल होती है। तो ये भाषा अपने आप में बहुत ज़्यादा कोमलता लिए हुए, मधुरता लिए हुए है। यही वजह था कि इस काल में जो मुस्लिम कवि थे उन्होंने भी इस भाषा को स्वीकार कर लिया था। मुक्तक कवि। रीति काव्य में क्या था कि प्रबंध काव्य लिखने का प्रश्न नहीं था, तो सभी कवियों ने क्या किया, मुक्तक काव्य शैली को ही अपनाया, जिसमें श्रृंगार वर्णन के लिए क्या था, ये शैली बहुत ही अधिक उपयुक्त मानी जाती थी। इसमें दोहा, सोरठा, कविता सभी रचनाएं का प्रकाशन सामने आया। अब क्योंकि प्रबंध काव्य क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य क्या है कि साहित्य की क्या है, एक विधा है ये। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है, और कथा का क्रम बीच में छूटता नहीं है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं वो बीच में चलती रहती हैं। वो जो कथाएं, छोटी छोटी कथाएं जो चलती रहती हैं वो बीच बीच में सहायक कथा बनकर उभरती है, जैसे कि रामचरितमानस हो गया आपका। और जो प्रबंध काव्य, इसके दो काव्य, ये इसके दो खंड में इसको बांटा गया है। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तो जो महाकाव्य होता है उसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन किया जाता है, जैसे कि रामायण हो गया और महाभारत हो गया। और खंड काव्य क्या होता है, इसमें संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन नहीं करके कुछ जीवन के कुछ भाग का या कुछ पार्ट का ही वर्णन किया जाता है। तो ये होता है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य क्या होता है, वो जैसे जस्ट इसके विपरीत होता है। मुक्तक काव्य क्या है, कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता नहीं होती है। इसमें सारी जो बातें होती है एक छंद में कही जाती हैं, और इसमें एक छंद में कही बात का दूसरे छंद में कही बात से कोई भी सरोकार, कोई भी संबंध, कोई भी तारतम्य नहीं होता है। जैसे कि कबीरदास जी थे, रहीम जी थे, मीराबाई जी थी, तो उनके जो पद्य हैं वो एक तरीके से मुक्तक काव्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वीर रस का प्रभाव। आदिकाल की जो वीर धारा थी, जो भक्ति काल में तकरीबन खत्म ही हो चुकी थी, समाप्ति हो चुकी थी, तो रीतिकाल में पुनः उसका उत्थान हुआ। तो इस तरीके से इस काल में वीर रस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और जो वीर रस में अगर हम बात करें कवि की, तो भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया था। और इस तरीके से रीतिकाल की एक यह बहुत बड़ी विशेषता बनी वीर रस का प्रभाव, क्योंकि ये खत्म होते होते फिर अचानक से ये आदिकाल रीतिकाल में शुरू हो गई थी, और शुरू किया था भूषण जैसे कवियों ने। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।